गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर नंबर 2 B.Ed फर्स्ट ईयर में आपका थर्ड टॉपिक है बेसिक एजुकेशन स्कीम्स। इसके बारे में करेंगे। ये सेकंड यूनिट का है, रिव्यू ऑफ कमीशंस का जो पार्ट है पोर्शन, उसी में से क्वेश्चन है ये आपका। जो बेसिक शिक्षा है यह है महात्मा गांधी जी की दी है। एजुकेशन है, जो एजुकेशन के बारे में महात्मा गांधी के काफ़ी अच्छे व्यूज़ और विचार रहे हैं। वो महात्मा गांधी जी हमेशा ये चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आरंभ से ही स्वावलंबी बनाए। जैसे जैसे हमें लगा कि भारत आज़ाद होने वाला है और कांग्रेस के अधिवेशन 1934 के बाद 5 के बाद आरंभ हुए, 37 में 1937 में अनेक राज्यों में काफ़ी मंत्रिमंडल व शासन, जब मंत्रिमंडलों ने प्रांतीय शासन संभालना आरंभ किया तो हरिजन नामक एक पत्रिका निकाली गई जिसमें भारतवासियों का ध्यान जन शिक्षा की तरफ आकर्षित किया गया। इसमें कहा गया कि साक्षरता न तो शिक्षा का आरंभ है और न ही अंत है, यानी यह उन साधनों में से एक है जिसके द्वारा पुरुष व स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। तो यानी एजुकेशन हो जो व्यावसायिक एजुकेशन हो, बच्चों को आराम से स्वावलंबी बनाएं, अपने काम स्वयं करें और एक कुछ कमाने के लायक भी वह बने। जैसे ये शिक्षा योजना की जांच की गई, कुछ विशेषज्ञ आए या कमीशंस बिठाए गए, इसमें कुछ सम्मेलन किए गए, जैसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन। इसमें से वर्धा शिक्षा सम्मेलन काफ़ी प्रचलित भी रहा है। इसमें समाज सुधारक, शिक्षा विशेषज्ञ व राष्ट्रीय नेताओं ने भाग भी लिया था और अपनी हमारी प्राथमिक शिक्षा पर काफ़ी विचार विमर्श करके कुछ प्रस्ताव पारित किए। इसमें हमने पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए जाकिर हुसैन कमेटी का गठन किया गया था। जाकिर हुसैन कमेटी का गठन 1937 में किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उन्होंने प्रथम द्वितीय रिपोर्ट अपनी 1937 और 38 में प्रस्तुत की थी। इसमें इन्होंने कुछ अपने सजेशंस दिए और इन सजेशंस को कांग्रेसी मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकार भी किया गया और बाद में इन्हें बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत क्रियान्वित करने के लिए लागू किया गया। इसके सजेशंस क्या थे कि राष्ट्र के प्रत्येक बच्चों को 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दिए जाए। सम्मेलन की आशा थी कि इस प्रकार की शिक्षा से धीरे धीरे अध्यापकों का वेतन मिलेगा। संपूर्ण अवधि में शिक्षा किसी हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य से माध्यम द्वारा, यानी कि स्वावलंबी बनाया जाए और व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। इससे अध्यापकों का वेतन निकलेगा और साथ ही साथ स्कूल विद्यालय की मेंटेनेंस का खर्चा भी इजीली निकल सकता है। जाकिर हुसैन के कुछ विचार थे जो एक्सेप्ट, इनकी सिफारिशें थी वो मान ली गई। इनकी कुछ मुख्य बातें क्या थी? निःशुल्क शिक्षा, मातृभाषा शिक्षा, किसी हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा, सीखने व कमाने पर बल। अब गांधी जी शिक्षा के कुछ जो एम्स थे या सिद्धांत थे उनके, वो इस प्रकार से थे। वह चाहते थे कि हमारे नागरिकों में उच्चतर करैक्टर और गुणों का विकास हो, मोरल वैल्यूज़ आए, नैतिक शिक्षा पनपे उनमें, और वो एक सर्वोदय समाज की स्थापना करे जिसमें किसी प्रकार की जाति पाति भेदभाव, रंग रूप, ऊंच नीच का जगह ना हो। उनके एम्स क्या थे? ज्ञान एक इकाई के रूप में दिया जाए, यानी कि अनेकता में एकता। अहिंसा को साधन माना जाए। बेसिक शिक्षा में अहिंसा की प्राप्ति का यत्न किया जाए। नागरिकता के गुणों का विकास किया जाए। नागरिकों में नैतिकता का विकास किया जाए। जब बच्चा स्वयं किसी उत्पादक कार्य में भाग लेता है तो उसका चरित्र अपने आप उन्नति करता है और उसमें नैतिक मूल्यों का विकास होता है। आर्थिक उद्देश्य है, बच्चा अपने शिक्षा काल में जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है उसे बेचकर वह अपना कुछ खर्च निकाल सकता है और अध्यापकों का वेतन भी निकल आता है और बच्चा क्या, स्वावलंबी भी बनता है। सर्वोदय समाज की स्थापना है, क्योंकि गांधी जी स्वयं ऐसा चाहते थे कि एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जिसमें सबकी उन्नति हो, सबको समान अवसर आगे बढ़ने के मिले। ऐसे समाज की इच्छा के लिए वे हर नागरिक को शिक्षित करना चाहते थे। संस्कृति का विकास, यदि किसी स्थिति में जाकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के के प्रति अनजान हो सकती है या किसी रूप में अपनी संस्कृति पर हमें लज्जा अनुभव होती है तो वह संस्कृति नष्ट हो जाती है। इसलिए गांधी जी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को मानना चाहते थे। पाठ्यक्रम में वह किस प्रकार का
जो एक रूपरेखा चाहते थे वह होता था कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, फल व सब्जियां, गृह विज्ञान, मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, कला व शारीरिक शारीरिक शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा वह अपने एक सर्वोदय समाज की स्थापना करना चाहते थे। बेसिक एजुकेशन के संदर्भ में खेर समिति की भी कुछ सिफारिशें की गई थी। 1938 में शिक्षा सलाहकार के द्वारा एक समिति नियुक्त की गई। इसके अध्यक्ष वीजी खेर रहे थे, जो एक काफ़ी समय के बाद तक आज तक खेर समिति के नाम से ही जानी जाती है। जब वर्धा शिक्षा सम्मेलन में जो उनकी सजेशन स्वीकार किए गए तो इन्होंने भी अपनी जांच करके वर्धा सम्मेलन के अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए। इनके सुझाव क्या थे? एक तो बेसिक शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना, ठीक है, और एक ये चाहते थे कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क की जाए। और इनका एक सजेशन ये था कि बच्चों को कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद जब वो स्कूल को छोड़ कर जाते हैं तो अन्य विद्यालयों में उन्हें प्रवेश की अनुमति मिली थी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, बेसिक शिक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा हो, यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाए। इन्होंने एक अपनी द्वितीय रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। द्वितीय रिपोर्ट में इन्होंने अपने कुछ उद्देश्य बनाए और सजेशन दिए। बेसिक शिक्षा की अवधि 8 वर्ष की होनी चाहिए, 2 भागों में बांटी, प्रथम 5 वर्ष और बाकी 3 वर्ष। जो प्रथम 5 वर्ष है उन्हें हम जूनियर बेसिक के नाम से जानते हैं, जो बाकी 3 वर्ष है उसे हम सीनियर बेसिक के नाम से जानते हैं। और इनका थर्ड सजेशन था कि कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद बच्चे को किसी अन्य संस्था में प्रवेश की अनुमति देना। ये इसका बेसिक की खेर की जो समिति की रिपोर्ट थी इस प्रकार से थी। अब बेसिक शिक्षा का इम्प्लीमेंशन कैसे है, इसको इम्प्लीमेंशन कैसे लिया जाए, बेसिक शिक्षा का क्रियान्वयन हम इसमें क्या करते हैं। 1938 में जब वर्धा सम्मेलन हुआ, यानी कि विद्या मंदिर प्रशिक्षण विद्यालय, यह संस्था बेसिक शिक्षा के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य करता था। इसके पश्चात हमारा 1940 और 30 में वर्धा में जब ये विद्या मंदिर प्रशिक्षण विद्यालय बंद कर दिए गए, क्योंकि इनका प्रगति का कार्य काफ़ी रुक गया था, क्योंकि काफ़ी जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने की स्थिति में थी तो सभी लोगों जो कांग्रेस मंत्रिमंडल थे या समाज सुधारक थे, शिक्षक विशेषज्ञ थे, उनका जो एक रुझान है वो उस युद्ध की तरफ चला गया। तो 1940 और 38 में जब 38 में ये खोले गए तो 1940-42 के आसपास इन्हें बंद कर दिया गया। 45 के बीच राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलनों में काफ़ी तेज आ गई, तो बेसिक शिक्षा में भी साथ साथ सुधार देने लगा, क्योंकि बिना शिक्षित हुए हम अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं कर सकते थे। तो हमने इसके जो क्रियान्वयन किया गया उसमें हम पूर्व बेसिक स्कूल, उत्तर बेसिक और प्रौढ़ स्कूल, यानी कि पूर्व बेसिक 3 से 6 वर्ष, बेसिक 7 से 14 वर्ष, उत्तर बेसिक 15 to 18 15 से 18 वर्ष और प्रौढ़ को शिक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि वयस्कों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये हमारा एक प्रकार से बेसिक एजुकेशन रहा है। बेसिक शिक्षा क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें आधारभूत शिल्पों की शिक्षा देने पर बल दिया गया है। बच्चों के आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसमें सेंटर पॉइंट हमारा बच्चा होता है। सामुदायिक जो हमारा सामुदायिक जीवन है उसके आधारभूत व्यवसायों के साथ जुड़ी है, उनके व्यवसायों के प्रशिक्षण पर बल देता है। आधारभूत हमारी संस्कृति विरासत पर आधारित है। रोटी, कपड़ा और मकान जो प्रत्येक व्यक्ति की बेसिक नीड्स है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनसे जुड़ी होने के कारण बेसिक शिक्षा बेसिक कहलाती है। तो ये हमारा बेसिक शिक्षा एजुकेशन था, जो कि गांधी जी की देन है। इसके पश्चात हमारी एजुकेशन में, हमारी शिक्षा नीति में स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। अभी हमारा बेसिक एजुकेशन का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो गया है। इसके पश्चात हम साथ ही एक दूसरी योजना और पढ़ते हैं, सॉर्जेंट योजना 1944 की। सॉर्जेंट योजना भी भारतीय इतिहास में हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी
पॉपुलर हुई है। यह रिपोर्ट जब युद्ध हो चुका था हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध जो पूरे वर्ल्ड में था, उसके बाद शामिल की गई थी। इसकी समाप्ति के बाद जब भारत सरकार राष्ट्रीय आंदोलन में भी तेजी आने लगी, हमारा देश भी स्वतंत्रता की ओर जा रहा था, तो एक सर्वेक्षण दल गठित किया गया 1944 में, और जिनके जो अध्यक्ष थे सर जॉन सॉर्जेंट रहे थे। इन्होंने भारतीय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने अपने सजेशंस दिए और जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड था उन्होंने स्वीकार भी किया। इसने काफ़ी अपनी जो भारतीय शिक्षा की रूपरेखा तैयार की, सजेशंस दिए, नीतियाँ दी कि इस प्रकार से हमें भारतीय शिक्षा में स्तर में सुधार लाने के लिए इन नीतियों को अच्छे से लागू करना चाहिए। इनकी सिफारिशों में क्या था? नर्सरी विद्यालय, निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्य यानी कि छोटे बच्चों पर शिक्षा का भार न डालें, सार्वभौमिक शिक्षा, इस प्रकार के इन्होंने अपने सजेशंस दिए थे। सॉर्जेंट की योजना काफ़ी, इस जो सॉर्जेंट योजना है इसके हम मेरिट और डीमेरिट्स करते हैं। मेरिट्स में हमारा क्या है कि इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में काफ़ी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले पॉइंट आता है कि इसमें शिक्षा की राष्ट्रीय योजना बनाते समय काफ़ी गहन अध्ययन किया गया है और एक आम जनमानस तक योजना पहुंचाने के लिए काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य किया है। इसमें रिपोर्ट में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर बल दिया गया है, साथ साथ उनके रोजगार कार्यालय खोलने यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पर भी काफ़ी बल दिया गया। इस रिपोर्ट में प्रौढ़ शिक्षा, जो कि काफ़ी पहले नहीं दिया गया किसी भी योजना में, प्रौढ़ शिक्षा पर काफ़ी अधिक बल दिया गया। और साथ में इसकी एक महत्ता यह थी कि इसमें प्राथमिक शिक्षा के महत्व को और उसे सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के निर्देश दिए। भारतीय शिक्षा का संपूर्ण अध्ययन, इनके सुधारों के सुझाव भी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए। यानी अगर एजुकेशन सिस्टम में किसी प्रकार की रुकावट आती है, किसी प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं, उन्हें किस प्रकार से उनको सॉर्ट आउट किया जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ये सुझाव देता था, निर्देश दिए जाते थे। जो इसके दोष थे, हर योजना है जो भी कमीशंस बैठता है उसके कुछ डीमेरिट्स या दोष होते हैं। अगर वो नहीं होंगे, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा, तो एक अच्छी बेटर नीति हमारे सामने नहीं आ सकती। तो एक बेहतर नीति के लिए हर योजना या कमीशन को क्रिटिसाइज़ करने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ सलाहकार होते हैं जो उनकी खामियों को निकाल कर कहते हैं इसमें इस प्रकार से सुधार और किए जाएँ। तो इसके डीमेरिट्स क्या रहे हैं? एक तो सॉर्जेंट योजना को राष्ट्रीय पद्धति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह इंग्लैंड में प्रचलित एक नकल थी। जैसे जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति वहाँ पर चलाई जाती थी, उसी की एक प्रकार से नकल की गई। क्योंकि इंग्लैंड एक विकसित देश था लेकिन भारत नहीं था, तो भारत पर यह शैक्षिक नीति लागू करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही थी। यह रिपोर्ट प्राप्त करने वाले केवल आदर्श निर्धारित करते थे, वह स्वयं इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए साधन नहीं बताते थे। यानी साध्य था बट साधन नहीं था कि इन नीतियों को हम कैसे प्राप्त करें। हमारा उद्देश्य अगर जनमानस तक, हर जन तक शिक्षा पहुंचाना है, तो उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। और साथ में योजना को कार्यान्वयन करने के लिए करोड़ों रुपयों का अनुमान लगाया गया, लेकिन यह कहाँ से आएगा, किस प्रकार धन की प्राप्ति होगी। और भारत जब स्वतंत्रता आंदोलन में इतना मशगूल था, तो उसे धन कहाँ से प्राप्त होगा। कृषि पर आधारित लोग थे, तो इस प्रकार से धन शिक्षा पर किस प्रकार से कैसे खर्च किया जाए, इसके बारे में रिपोर्ट क्लियर नहीं थी। प्राथमिक योजना के संबंध में वर्धा योजना का यह केवल सारांश रहा है। यानी जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था उसका सारांश मात्र है, उसमें अलग से ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। तो यानी इसमें काफ़ी दोष बनाए गए। आत्मनिर्भरता के पक्ष को नहीं महत्ता दी गई, जबकि वर्धा सम्मेलन में बच्चों को स्वावलंबी और बेसिक एजुकेशन में स्वावलंबी बनाने पर बल दिया गया था। इसमें काफ़ी करोड़ों राशि खर्च करने का अनुमान लगाया गया, लेकिन वह राशि अपर्याप्त थी। यानी हम कह सकते हैं कि जो सॉर्जेंट की योजना थी भारत के लिए उत्साहवर्धक आवश्यक थी, लेकिन इसे किस प्रकार से लागू किया जाए, इसके आदर्शों को, उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए और इसके लिए धन कहाँ से आए, इसके बारे में वित्त योजना कहाँ से प्रबंध की जाए, इसके बारे में एक निश्चित रूपरेखा या फिर उसके बारे में अध्ययन नहीं किया गया और रिपोर्ट नहीं दी गई। इस कारण इस योजना को भी हम इतना उचित नहीं मानते। हमने अब किया है बेसिक योजना और सॉर्जेंट योजना, जो आपके लिए काफ़ी
इम्पोर्टेंट भी है, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके बाद हम एडम और मैकाले की जितनी भी जो शैक्षणिक नीतियाँ कमीशंस ने जो अपने सुझाव दिए इन शिक्षा विशेषज्ञों ने, उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।